कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा कठोर पत्थर और उसमें से पानी की एक पूरी की पूरी नदी कैसे निकल सकती है? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी कमाल के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। सोचिए, स्कूल का मैदान है, लंच ब्रेक का टाइम है और 6 दोस्त अंशुल, मयंक, आदर्श, रागिनी, श्रेष्ठी और मिष्टी एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। वो ज्योग्राफी के एक टॉपिक पर अटके हुए हैं और एक सवाल है जो सबको थोड़ा परेशान कर रहा है। तभी अंशुल बोलता है, यार ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि पत्थरों में से पानी आता कैसे है। उसकी बात सुनकर रागिनी भी कहती है, हाँ सही कह रहा है। खासकर नर्मदा, गोदावरी जैसी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वहां तो हिमालय की तरह बर्फ भी नहीं पिघलती, तो फिर उनमें पानी कहाँ से आता है? अब होता क्या है कि पास से ही उनके ज्योग्राफी के टीचर गुजर रहे होते हैं और वो बच्चों की ये सारी बातें सुन लेते हैं। वो मुस्कुराते हैं। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनके स्टूडेंट्स क्लास के बाहर भी इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कोई किताबी जवाब देने के बजाय उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं। टीचर नीचे से एक पत्थर उठाते हैं और कहते हैं, बच्चों, 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ कि ये पत्थर है। जरा सोचो कि ये एक बहुत बड़ा स्पंज है। सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं। भला एक सख्त पत्थर और एक नरम सा स्पंज, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? टीचर समझाना शुरू करते हैं कि देखो, जब बारिश होती है तो पानी पत्थर की छोटी छोटी बारीक दरारों में घुस जाता है। आदर्श ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या मतलब सर? क्या पत्थर भी पानी पीता है? टीचर हंसकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, एक स्पंज की ही तरह पत्थर भी धीरे धीरे पानी को अपनी दरारों के अंदर सोखता रहता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि चट्टान एक स्पंज की तरह पानी सोख लेती है, लेकिन नदियां तो बहती है, वो रुकी हुई तो नहीं रहती। तो सवाल ये है कि वो सोखा हुआ पानी चट्टान से बाहर कैसे आता है? चलिए अब ये पता करते हैं। और यही सवाल सृष्टि के दिमाग में भी आता है। वो तुरंत पूछती है, सर ठीक है, पत्थर ने पानी सोख लिया, फिर वो पानी बाहर कैसे आता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से तो एक नदी की असली कहानी शुरू होती है। टीचर बताते हैं, देखो, जब पत्थर के अंदर पानी इतना भर जाता है कि और समा ही नहीं सकता, तो वो किसी कमजोर जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। ये सुनते ही मयंक बोलता है, अरे वाह सर, ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम गीले स्पंज को दबाते हैं और पानी बाहर आ जाता है। बिल्कुल, टीचर कहते हैं। और बस वहीं पर एक झरना या सोता फूट पड़ता है और उसी पानी की धारा से एक नदी का जन्म हो जाता है। ये सुनते ही मिष्टी को तुरंत नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियों की याद आ जाती है। वो कहती है, ओह, तो ये नदियां इस तरह से बनती हैं। और बस यहीं से टीचर को भारत की 2 मुख्य तरह की नदियों के बीच का जो फर्क है उसे समझाने का एक बढ़िया मौका मिल जाता है। टीचर पूछते हैं, अच्छा बताओ, गंगा और गोदावरी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? रागिनी को जवाब पता होता है। वो कहती है, सर गंगा तो हिमालय से निकलती है, जहां ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, पर गोदावरी के पास तो ऐसे बर्फ वाले पहाड़ नहीं हैं। टीचर कहते हैं, शाबाश, यही तो असली अंतर है। हिमालय की नदियों को साल भर बर्फ से पानी मिलता है, जबकि हमारी प्रायद्वीपीय नदियों की जिंदगी तो बारिश और इन्हीं स्पंज जैसी चट्टानों पर टिकी होती है। तो अब पूरी बात साफ हो गई है ना? प्रायद्वीपीय नदियों में पानी कहाँ कहाँ से आता है? एक तो सीधे बारिश से, दूसरा उन चट्टानों से जो बारिश का पानी अपने अंदर जमा कर लेती हैं, और तीसरा उन झरनों से जो इन पानी से लबालब भरी चट्टानों से फूट पड़ते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है जो इन नदियों को हमेशा जिंदा रखती है। ये सब जानने के बाद बच्चों को सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट ही पता नहीं चलता, बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस होता है। एक ऐसी सोच जो सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। रागिनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो बहुत धीरे से कहती है, अब समझ आया, इसका मतलब नदियां सिर्फ आसमान से बरसने वाले पानी से नहीं बनती, वो तो धरती के दिल से निकलती हैं। क्या बात कही है ना? और आखिर में टीचर इस खूबसूरत बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, बच्चों हमेशा याद रखना, नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो तो इस धरती की सांसें होती हैं। और शायद इसी ख्याल के साथ हमें भी ये याद रखना चाहिए कि हमारी नदियां कितनी कीमती हैं और उनकी देखभाल करना हम सबकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।